गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो ट्रांसपीरेशन हम पढ़ रहे थे और सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था रंध्रीय सूचकांक के बारे में। रंध्रीय सूचकांक में इकाई क्षेत्र में रंध्रों की संख्या और इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित एपिडर्मिस कोशिकाओं की संख्या, तो इन दोनों का जो अंतर है, या हम ये कह सकते हैं कि रंध्रों की प्रतिशत संख्या की तुलना जब हम एपिडर्मल कोशिकाओं के साथ करते हैं तो फिर रंध्रीय सूचकांक निकलकर आ जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं रंध्रों की विसरण क्षमता। जो रंध्रों की डिफ्यूजिव जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कहेंगे, रंध्रों की विसरण क्षमता। देखिए, रंध्रों की विसरण क्षमता को जानने का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है। रंध्रों की विसरण क्षमता जानने का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये हमें विसरण क्षमता ये बताती है कि रंध्र जब खुलते और बंद होते हैं तो उनमें जो जल का विसरण है वो जब बाहर की ओर विसरण होता है तो वो कितनी, हम ये कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन पर किस तरह से ये विसरण प्रभाव डालता है और रंध्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान कितने सक्रिय होते हैं और कितने नहीं। तो ये सब चीजें जो हैं वो रंध्रों की विसरण क्षमता में हम देखेंगे। तो रंध्रों के माध्यम से जल बाह्य वातावरण में प्रवेश करता है, ये तो सब जानते हैं। तो खुले रंध्रों में, जो खुले रंध्र हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि खुले रंध्रों में रंध्र छिद्रों का कुल क्षेत्रफल, जैसे ये एक एपिडर्मिस है, ठीक है, और इस पर ये रंध्र है इस तरह से, तो रंध्रों की कुल संख्या, रंध्रों की कुल संख्या, या हम ये कह सकते हैं कि खुले रंध्रों की स्थिति में खुले रंध्रों का क्षेत्रफल पत्ती के कुल क्षेत्रफल का 1 से 2% होता है। कितना होता है? खुले रंध्रों का क्षेत्रफल कितना होता है? पत्ती के कुल क्षेत्रफल का 1 से 2%, ठीक है, 1 से 2% तक हो सकता है। पहली बात तो ये, ठीक है। तो अब हम एक दूसरे तरह से देखें अगर हम इसको, तो रंध्रों द्वारा विसरित जल, रंध्रों द्वारा विसरित जल इस पूरी सरफेस से, अगर ये खुली सतह होती और पत्ती की खुली सतह मानते जिस पर रंध्र नहीं है, और उस खुली सतह से वाष्प के रूप में जल की जितनी हानि होती, एक तो वो, और एक रंध्रों द्वारा जल की हानि होती है वाष्पोत्सर्जन की, एक वो। अगर दोनों की तुलना की जाए तो रंध्रों द्वारा विसरित होने वाले जल की मात्रा पत्ती के बराबर क्षेत्रफल या खुले क्षेत्रफल से विसरित होने वाले जल की मात्रा के 50% तक होती है। सीधे और आसान शब्दों में हम ये कहेंगे कि रंध्रों द्वारा विसरण जब होता है जल का तो अधिक मात्रा में होता है बजाय खुली सतह के। यानी अगर ये पत्ती खुली सतह के साथ अगर जल का क्या करती, ह्रास करती वाष्पोत्सर्जन के थ्रू, तो फिर जितना जल हानि होती उसका 2 से 3 गुना ज्यादा रंध्रों द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन होता है तब होती है। तो रंध्रों द्वारा इस तरह से जल की हानि खुली सतह की अपेक्षा ज्यादा होती है। और साथ ही साथ एक बात और भी है कि 2 वैज्ञानिक हैं, एक का नाम तो है ब्राउन एंड दूसरा है एस्कॉम। ये 2 वैज्ञानिक जो हैं वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि रंध्रों की जो परिधि है, या हम यूं कहें कि जल वाष्प जो है वो रंध्रों की परिधि के समानुपाती होती है। तो ये तो हो गई रंध्र, ठीक है। रंध्रों की परिधि क्या हो गई? इससे ऊपर वाला भाग, ये तो एपिडर्मिस है ही, ठीक है। ये मान लो 2 रंध्र है, ये वाला,
इस तरह से ये दो रंध्र हैं। तो रंध्रों की परिधि कौन सी हो गई, ये वाली इसकी परिधि हो गई इस तरह से, ठीक है। तो एस्कॉम्ब और ब्राउन क्या कहते हैं कि जल वाष्प का विसरण रंध्रों की परिधि के समानुपाती होता है, ना कि उनके क्षेत्रफल के, ना कि उनके क्षेत्रफल के। और जल का विसरण छिद्र से परिधि की सभी दिशाओं में होता है, यानी परिधि के किनारों पर सभी दिशाओं में होता है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिक देखें किस तरह से होगा, अगर एक डायग्राम द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करें तो कैसे हो सकता है, देखिए जरा। ये तो हो गया एपिडर्मिस, ये है इसके रंध्र, और अब इसमें विसरण क्षमता हमें बतानी है। तो रंध्रों से इस तरह से जल का जो विसरण है वो सभी दिशाओं में हो रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये सभी दिशाओं में है, परिधि की और सभी दिशाओं में इस तरह से विसरण हो रहा है, इस तरह से ये हो गया है, ठीक है। और ये परिधि के कैसे हो जाता है, समानुपाती होता है, क्षेत्रफल के, रंध्रों के क्षेत्रफल के समानुपाती नहीं होता, परिधि के समानुपाती होता है। इसी तरह से ये हो गया, ठीक है। इधर वाले दूसरे रंध्र से भी इसी तरह से जल का जल वाष्प के रूप में विसरण होता है बाह्य वातावरण में। तो ये बाह्य वातावरण में जल का विसरण हो रहा है। तो अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आप देखोगे कि दोनों रंध्रों से जो विसरण हो रहा है जल का, ये दोनों रंध्र इसके किनारों की सभी दिशाओं में फैलकर क्या बना लेते हैं, एक वाष्प कैप बना लेते हैं। ये जो है इसको हम क्या कहेंगे, वाष्प कैप कहेंगे। इसी तरह से ये क्या है, ये भी वाष्प कैप है। तो ये दोनों क्या है, ये वाष्प कैप है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी वाष्प कैप है। तो अब आप देखेंगे ये वाष्प कैप इस वाष्प कैप के साथ क्या हो रही है, ओवरलैप्ड हो रही है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस यानी बाधा उत्पन्न कर रही है। तो अगर रंध्र दूर दूर हो, अगर रंध्र यही रंध्र इनके बीच दूरी ज्यादा होती तो फिर वाष्प कैप कैसी बनती, गोलाकार बनती, यानी ऐसी नहीं बनती, गोलाकार बनती, ठीक है। गोलाकार तो अभी भी बन रही है, परंतु ये क्या है, एक दूसरे को ओवरलैप्ड कर रही हैं, एक दूसरे को ये क्या कर रही हैं, काट रही हैं। परंतु अगर रंध्र दूर दूर होते तो फिर क्या होता, ये इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, फिर क्या होता, गोलाकार वाष्प कैप बन जाती, जिसे हम विसरण कवच भी कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक और है जिसका नाम है लॉफ्टफील्ड। लॉफ्टफील्ड, इसने 1921 में क्या बताया, इसने 1921 में यह बताया कि अगर इस बाधा के कारण, ये जो बाधा है इसके कारण रंध्रों के क्षेत्रफल को प्रभावित किए बिना ही, या रंध्रों के क्षेत्रफल को वाष्पोत्सर्जन दर को प्रभावित किए बिना ही रंध्र के छिद्र को कितना कम किया जा सकता है, 50% तक कम किया जा सकता है, यानी इसको 50% तक कम कर सकते हैं। और उनका वाष्पोत्सर्जन पर देखिए, हमें ये बात याद रखनी है कि जब ये रंध्र इस तरह से पास होते हैं तो ये वाष्प कैप बनाते हैं परिधि पर। ये दोनों दो रंध्रों के वाष्प कैप एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, इस वजह से वाष्प कैप गोलाकार नहीं बन पाता है। और अगर ये इस तरह से एक दूसरे को सभी पूरी पत्ती की क्षेत्रफल पर सारे रंध्र इसी तरह से अगर वाष्प कैप बनाते हो, विसरण कवच बनाते हो, तो फिर रंध्रों का वाष्पोत्सर्जन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी ये नियंत्रण से बाहर होते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं तब, अगर इस तरह की कंडीशन पाई जाती है, ठीक है। और अगर ये दूर दूर हो, अगर पास हो, तब तो क्या होता है, रंध्रों का अपने वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण नहीं होता है। परंतु अगर ये दूर दूर हो रंध्र, तो फिर ये वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो कवच हैं, जिन्हें हम विसरण कवच कह रहे हैं, जिन्हें हम वाष्प कैप कह रहे हैं,
ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप्ड नहीं कर पाती और इसी वजह से रंध्र क्या कर लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, आगे है अगला जो टॉपिक है वो है रंध्र गति। नेक्स्ट है रंध्र गति। रंध्र गति, स्टोमेटल मूवमेंट। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना क्या कहलाता है, रंध्र गति कहलाता है और ये रक्षक कोशिकाओं पर निर्भर होता है, यानी कि रक्षक कोशिकाओं के नियंत्रण में होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस तरह से ये जो क्या है, छिद्र है और इस छिद्र के दोनों तरफ इस तरह से गार्ड सेल होती है। ये है गार्ड सेल। ठीक है, इस गार्ड सेल में ये जो छिद्र है इसमें जो कि ये वाली जो भित्ति है ये मोटी भित्ति होती है और ये जो भित्ति है इसकी ये कैसी होती है, पतली भित्ति होती है। इसमें एक केंद्रक होता है, रिक्तिका होती है और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह से। और बाहर की ओर क्या है, इसके सब्सिडियरी सेल जिसे हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इस तरह से ये इसकी सहायक कोशिकाएं हैं, तो बाहर की ओर पाई जाती हैं सहायक कोशिकाएं। तो अब देखिए रंध्र की गति प्रभावित कैसे होती है कि रक्षक कोशिकाएं जब स्फीत अवस्था में होती हैं, अगर रक्षक कोशिकाएं इस तरह से फूली हुई अवस्था यानी स्फीत अवस्था में है तो इसकी जो बाहर भित्ति है ये वाली पतली भित्ति होती है, तो बाह्य पतली भित्ति पर दबाव पड़ता है और इस दबाव की वजह से फिर होता क्या है कि ये बाहर की ओर खींच जाती है, यानी ये बाहर की ओर खींच जाएगी। बाहर की ओर खींचने से इसकी मोटी अंदर वाली जो भित्तियां हैं उन पर भी खिंचाव पड़ेगा, उन पर भी दबाव पड़ेगा और इस दबाव की वजह से क्या होता है कि ये अवतल हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर ये स्थिर अवस्था में होती हैं तो जब जल इसके अंदर प्रवेश करता है तो ये क्या हो जाएंगी, फूल जाएंगी। जैसे ही ये स्फीत अवस्था में होगी तो बाहर वाली भित्ति पर दबाव पड़ेगा, तो बाहर वाली भित्ति बाहर की ओर मूव करेगी, बाहर की ओर मूव करेगी तो एक खिंचाव उत्पन्न होगा और इस खिंचाव की वजह से अंदर जो मोटी भित्ति है उस पर भी एक खिंचाव उत्पन्न होगा। तो पहले ये क्या होती थी, पहले तो ये छिद्र ऐसा था लेकिन ये अब कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी कि खिंचाव की वजह से जो मोटी भित्ति है वो बाहर की ओर यानी इस तरह से अवतल हो जाएगी और अवतल होने की वजह से रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो रक्षक कोशिकाएं हैं जब रंध्र खुलते हैं तो इस प्रकार से उनका इस पर नियंत्रण होता है। यही बात इसके ठीक विपरीत बात क्या होती है, जब रंध्र बंद होते हैं तब होती है। जब कोशिका स्थिर अवस्था में होती हैं गार्ड कोशिकाएं, तब क्या होता है कि भीतरी जो ये जो भीतरी भित्तियां हैं ये अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती हैं, यानी कि ये इस तरह से हो जाएगी। अब ये ऐसे नहीं है और अगर ये खुली हुई होती है तो ये जो छिद्र है वो ऐसे हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर ये बंद होगा तो फिर कैसा हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि जो स्फीत कोशिकाएं हैं वो, तो रंध्र गति जो है वो विभिन्न पादपों में कई प्रकार की हो सकती हैं। उन प्रकारों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। पहला आता है इसमें प्रकाश सक्रिय यानी फोटो एक्टिव। प्रकाश सक्रिय गति कैसे होती है, तो प्रकाश सक्रिय गति में प्रकाश द्वारा नियंत्रण होता है रक्षक कोशिकाओं पर। तो रक्षक कोशिकाएं प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती हैं, खुल जाती हैं और जब स्फीत हो जाती हैं और जब ये स्फीत हो जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जो अंधकार है उसमें रक्षक कोशिकाएं स्थिर हो जाएंगी तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो रंध्र में इस प्रकार की गति होती कैसे है कि जब प्रकाश की उपस्थिति होती है तो जो गार्ड कोशिकाएं हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, भोजन का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की न्यूनता हो जाती है और पीएच की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि कोशिका स्फीत हो जाएगी और
रंध्र खुल जाएंगे, और जब ये उपापचयी क्रियाएं मंद पड़ जाती हैं तो कोशिका स्थिर हो जाती हैं और रंध्र बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश का जब रंध्रों के खुलने और बंद पर प्रभाव पड़ता है तो उसको हम कहते हैं फोटो एक्टिव मूवमेंट, यानी प्रकाश सक्रिय गति। दूसरी है तमो सक्रिय गति, स्कॉटो एक्टिव, इसे हम कहते हैं तमो सक्रिय। ये होता है मांसल पादपों में, जो मरूदभिदी पादप हैं, मांसल पौधे, उनमें रंध्र क्या करते हैं, दिन के समय बंद रहते हैं, यानी प्रकाश जब होता है तो रंध्र बंद रहते हैं, जबकि रात्रि के समय, अंधकार के समय रंध्र खुले रहते हैं। तो इस प्रकार से रात्रि के समय जो रंध्र हैं वो खुले रहेंगे और विशिष्ट उपापचय के कारण ऐसा होता है। कार्बनिक अम्लों का अपघटन होता है रात को, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, रंध्र जो है वो रात्रि के समय खुले रहते हैं, दिन के समय बंद रहते हैं। तो इस प्रकार से अंधकार का जब रंध्रों की गति पर प्रभाव पड़ता है तो उसको हम कहते हैं तमो सक्रिय, यानी स्कोटो एक्टिव मूवमेंट। अगला है हाइड्रो एक्टिव मूवमेंट। अगला है हाइड्रो एक्टिव, यानी जल सक्रिय गति। तो जल सक्रिय गति क्या है, देखिए, जो एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं, एपिडर्मिस कोशिकाएं तो होती हैं इस तरह से, जो रंध्र हैं, ये जैसे रंध्र हैं और ये एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं। तो जो एपिडर्मिस कोशिकाएं हैं उनमें जो स्थिरता है, उनमें स्थिरता जो द्वार कोशिकाएं हैं उनकी तुलना में कैसी होती हैं, अधिक होती हैं। तो एपिडर्मल कोशिकाएं रक्षक कोशिकाओं की तुलना में अधिक स्थिर होने की वजह से रंध्र बंद हो जाते हैं, और जब एपिडर्मल कोशिकाएं स्फीत अवस्था में आ जाती हैं, ये तो स्थिर हैं, तब कैसी हो जाती हैं, बंद, लेकिन जब ये स्फीत अवस्था में आ जाती हैं तो रंध्र खुल जाते हैं। तो एपिडर्मल कोशिकाओं में दोपहर के समय जब जल का अधिक ह्रास होता है तब क्या होता है, रंध्र खुल जाते हैं, क्योंकि ये कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और शाम के वक्त जब इनमें वापस से स्फीत हो जाते हैं तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो रक्षक कोशिकाएं तुलनात्मक रूप से कैसी होती हैं, स्फीत, और एपिडर्मल कोशिकाएं तुलनात्मक रूप से स्थिर होती हैं। तो इस प्रकार से रंध्र खुलते हैं। ये इन दोनों कोशिकाओं का अंतर है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसकी स्फीति तो खत्म है, यानी इसके अंदर टीपी कैसी है, 0 है या कम है, ठीक है। टर्गर प्रेशर कैसा, इसके अंदर कम है, ठीक है। और इसका टीपी कैसा है, अधिक है। टर्गर प्रेशर इसके अंदर कैसा है, अधिक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, रंध्र खुले रहते हैं। इस कंडीशन में कैसा होगा, रंध्र खुले रहेंगे। अब ये कैसा, ये कौन सा वक्त है, ये दिन का वक्त है। दिन के वक्त इस तरह से रंध्र खुले रहेंगे, किसकी वजह से, एपिडर्मस कोशिकाओं में जल की स्थिति की वजह से। और शाम के वक्त क्या होगा, शाम के वक्त ये दोबारा से क्या हो जाएगा, टीपी इनकी अधिक हो जाएगी। तो जो ये वाली कोशिकाएं हैं इनमें टीपी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, यानी ये तो स्थिर हो जाएंगी, ये कैसी हो जाएंगी, स्फीत हो जाएंगी। तो रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये स्फीत होगी तो दबाव डालेगी तो रंध्रों को बंद कर देगी कि नहीं कर देगी। इसके बाद आता है ऑटोनोमस मूवमेंट, स्वतः गति। अगला जो है हाइड्रोएक्टिव के बाद वो है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मूवमेंट, इसे हम कहते हैं स्वतः गति। तो स्वतः गति के बारे में ये माना जाता है कि जो आवर्तिता है रक्षक कोशिकाओं की वो बदलती रहती है। आवर्तिता बदलने की वजह से, यानी एक या आवर्तिता का मतलब होता है जो दैनिक नेज आवर्तिता है, जिसमें प्रकाश की जो मात्रा है वो कितनी रक्षक कोशिकाओं को मिलती है, उस आधार पर इसका जो ऑटोनोमस मूवमेंट है, स्वतः गति, वो पाई जाती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से फोटो एक्टिव मूवमेंट ही माना जा सकता है। तो आवर्तिता की वजह से 10-15 मिनट या 1-2 घंटा दैनिक आवर्तिता जो है वो अगर बदलती है तो इस वजह से ऐसा होता है। आवर्तिता स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन से भी बदल सकती है। तो इसी वजह से जो स्वतः गति है वो पाई जाती है, जिससे क्या होगा, रक्षक कोशिकाओं की स्फीति पर तुलनात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है।
और उनकी स्फीति जो है वो बढ़ जाती है तो रंध्र खुल जाते हैं, अगर वो कम हो जाती है, स्थिर हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाते हैं। अगला आता है सक्रिय और निष्क्रिय गति, एक्टिव और इनएक्टिव, सक्रिय या निष्क्रिय। तो 2 मिनट। तो सक्रिय और निष्क्रिय में कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहते हैं कि रंध्र का खुलना क्या है, एक सक्रिय अवस्था है, और रंध्रों का बंद होना क्या है, एक निष्क्रिय अवस्था है। तो रंध्रों का खुलना तो तब होता है जब द्वार कोशिकाओं में स्फीति बढ़ जाती है, अर्थात द्वार कोशिकाएं सक्रिय होती हैं। तो इस वजह से क्या होगा, रंध्र खुल जाएंगे। और जब जो रंध्र है वो बंद कब होते हैं, जब इनमें स्थिरता आ जाती है, यानी जल की कमी हो जाती है, क्योंकि उपापचयी क्रियाओं के लिए जल उपभोग लिया जा चुका है, साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी जल की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें तो जब गार्ड कोशिकाएं स्थिर हो जाएंगी तो फिर रंध्र बंद हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, बाकी का हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।